चलिए देखिए, कल आपको डिफरेंट टाइप के फ्री बॉडी डायग्राम बनवा रहा था मैं, ठीक है ना, जिसमें आपको फ्रिक्शन को शो करना था, ठीक है ना। अब इसी में आगे देखिए, एक फ्री बॉडी डायग्राम जरा आप बनाइए कॉपी में। देखिए आप लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हमने आपसे पूछा, हाउ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइन कैन बी एट रेस्ट। हाउ अ बॉडी ऑन अ इंक्लाइन कैन बी एट रेस्ट, कैन बी एट रेस्ट। अब इसको देखिए जरा, कोई इंक्लाइन है आपके पास, वेज है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो किस तरीके से रेस्ट पे रहता है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए जरा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वेज है इस तरीके से, ये ऐसा, या आप इसको इधर बना लो, ये ऐसा, ठीक। और ये देखिए, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। सो ब्लॉक कुछ इस तरीके से, और इस ब्लॉक का मास जो है m है, कितना है m, ठीक है ना, इसका मास है m। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, क्यों ये यहां पर रुका हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसको किसने रोक के रखा हुआ है, देखो ये कहां जाना चाहता है, नीचे, लेकिन इसके मोशन को कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। यानी कि इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि इसका जो वेट का कंपोनेंट है, देखिए मैं यहां बनाता हूं, ये वेज को हमने बनाया इस तरीके से डॉटेड करके, ये डॉटेड हमने बनाया, ठीक। और वेज का अगर आप बनाओगे तो वेज को, वेज पे फ्रिक्शन कैसे लग रहा है वो मैं यहां पे आपको दिखा दूंगा, ठीक। नाउ देखिए, ये आपका ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक। नाउ अब देखिए जरा, इसका वेट यहां पे मान लीजिए एंगल कितना है आपका, थीटा है, ठीक। तो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपका, ये देखिए ये वेट लगेगा इस तरीके से नीचे, m इंटू जी, एम जी याद होगा आपको, ठीक। और ये वाली आपकी y एक्सेस होती है, ये इस तरीके से, याद है, ठीक। सो यहां पर आपका जो है एंगल कितना होता था, थीटा, याद होगा आपको। और ये वाला कंपोनेंट वेट का कितना होता था आपका, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला आपका होगा क्या, ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, एक नॉर्मल इसको मिलता था, ये एन है नॉर्मल, और इसका कंपोनेंट, इस वेट का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि इसकी एक्स एक्सेस ये वाली होगी, तो यहां पर क्या आता था कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा। इतना तो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, एम जी साइन थीटा। अब ध्यान से चेक करिए, ये एम जी साइन थीटा वेट का कंपोनेंट इसको नीचे ले जाना चाहता है, तो इस ब्लॉक को किसने रोक के रखा हुआ है, तो जवाब है ऑपोजिट डायरेक्शन में अलोंग द सरफेस एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक। तो ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, ठीक। ये चीज है, तो अब आप देख सकते हो नॉर्मल ने बैलेंस किया, मतलब ये अगर स्टेबल है इस तरीके से रुका हुआ है, ठीक। तो देखो mg का तो कोई काम है नहीं यहां पर, क्योंकि इसके आपने कंपोनेंट बना लिए, ठीक। तो mg जो वेट है उसका कंपोनेंट mg cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। mg sin थीटा को बैलेंस किया किसने, फ्रिक्शनल फोर्स ने, ओके। सो mg sin थीटा को बैलेंस किया किसने, एफ आर ने, फ्रिक्शनल फोर्स ने, इसने इसको बैलेंस कर लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे नहीं चलेगा, और वर्टिकल इसका ये रहा, तो एन बैलेंस करेगा किसको, mg cos थीटा को। उसके बाद अब ध्यान से चेक करिए, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, ठीक, ये वेज मैंने डॉटेड क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ब्लॉक का। ये एफ आर किस पे लगा हुआ है, इस ब्लॉक पे, एफ आर का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो ये लगा हुआ है ब्लॉक के सरफेस पे। अब ये अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन किसको मिलेगा, वेज को, तो ये वेज है आपका, तो वेज को रिएक्शन किस तरीके से मिलेगा,
वेज को अलोंग द सरफेस, इस तरीके से रिएक्शन यहां पर मिलेगा, ये ऐसे अलोंग द सरफेस। ये है एफ आर, ठीक। तो ये है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको टू ब्लॉक सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाता हूं। ओके, टू ब्लॉक सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, नाउ देखिए, FBD फॉर टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम, ठीक। अब ये सब विजुअलाइजेशन जब आप करोगे तभी आप न्यूमेरिकल में यानी कि सवाल में तभी आप लगा पाओगे, ठीक है। तो टू ब्लॉक सिस्टम के लिए आपको कैसे सोचना पड़ेगा, ध्यान से चेक करिए। देखिए, सबसे पहले आप इसको इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई प्लेट, ये कोई सरफेस है इस तरीके से, ठीक, और इस सरफेस पे एक प्लेट रखी हुई है, सॉरी, ठीक है। एक सरफेस है और सरफेस पे प्लेट रखी हुई है, और प्लेट में कोई रोटी या कुछ खाने का सामान रखा हुआ है। रोटी रोटी से मतलब रखी है, या पराठा रखा हुआ है इस तरीके से। देखिए जरा ध्यान से, ये ऐसे, ठीक। ये यहाँ पे ये देखिए, ये येलो कलर से खाने का सामान रखा हुआ है, कुछ पराठा रखा हुआ है सपोज, है ना। ये प्लेट है, ये आपकी प्लेट है, ठीक। उसके बाद ये आपकी सपोज येलो कलर से दिखाया चपाती है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, अब यहाँ पे ग्राउंड स्मूथ है, कैसा ग्राउंड है, मान लो स्मूथ ग्राउंड है। और यही डायग्राम एक बार हम फिर से बनाएंगे, किसके लिए, रफ ग्राउंड के लिए, ठीक है ना। ओके, यही हम बनाएंगे एक बार किसके लिए, रफ ग्राउंड के लिए। अब ध्यान से चेक करिए, आपने क्या किया, ये एक सरफेस पे ऐसे टेबल पे प्लेट रखी हुई है, आपने इस प्लेट को ऐसे खींचा, ठीक। तो उसमें रखी हुई रोटी या पराठा जो भी होता है वो आपके हाथ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। हाथ में आने का मतलब है ऐसा नहीं कि उछल के हाथ में आ जाएगा, मतलब आप प्लेट को जब आगे खिसकाते हो तो ये चपाती भी उसके साथ साथ आगे चलती है। याद है आपको, आपने देखा होगा ये चीज। ये यहां से लगाया आपने एफ एक्सटर्नल, ठीक। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाओगे, ठीक, तो ये प्लेट ऐसा आगे आएगी, चपाती को भी अपने साथ लेके आगे आएगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया, फोर्स लगाया आपने प्लेट के ऊपर, सही है ना भाई। फोर्स किसके ऊपर लगाया आपने, प्लेट के ऊपर। और प्लेट के साथ साथ चपाती पे तो फोर्स नहीं लगाया। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स होगा तभी वो मोशन करेगी, यानी कि तभी उसका स्टेट चेंज होगा। अभी चपाती स्टेट ऑफ रेस्ट में, प्लेट भी स्टेट ऑफ रेस्ट में, मतलब प्लेट भी रेस्ट में और जो रोटी है वो भी रेस्ट पे, ठीक है ना। आपने पकड़ के इसको ऐसे खींचा, आपने तो प्लेट पे फोर्स लगाया ना, रोटी भी आगे क्यों आ गई, तो जवाब है रोटी को कोई चला रहा होगा, ठीक। चपाती को भी कोई आगे चला रहा होगा, और जो चपाती को चलाने वाला फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ध्यान दो जरा, सबको अलग थलग कर लो, मतलब समझो, प्लेट को अलग कर लीजिए, ये प्लेट है, ये ऐसा, ठीक। ये रोटी को इस तरीके से अलग कर लीजिए, चपाती को, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए, पहले आप सोचो, जब आपने प्लेट को खींचा तो इस पे एफ एक्सटर्नल तो लगा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, इस रोटी को आगे किसने चलाया, चपाती को किसने चलाया, तो जवाब है ये चपाती और प्लेट के सरफेस के कांटेक्ट में एक फोर्स बना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ लो बात को, ये इस तरीके से, ये प्लेट है और ये चपाती, तो इसके सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स बना होगा, ठीक, जिसने चपाती को आगे चलाया होगा। आपने चपाती पे तो फोर्स नहीं लगाया ना पकड़ के, आपने तो प्लेट को पकड़ के खींचा, ठीक। तो चपाती के सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा, ये इस तरीके से, ये फ्रिक्शनल फोर्स है एफ आर। अगर आपका मन हो तो आप बोल सकते हो इसको एक्शन, तो इसका एक रिएक्शन भी आएगा, और ये रिएक्शन आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा प्लेट के सरफेस पे। ये रिएक्शन आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्लेट के सरफेस पे, ये इस तरीके से, ठीक। ये चीज है, और बाकी प्लेट का वेट नॉर्मल ये सब आपको बनाना अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो क्या, टू ब्लॉक सिस्टम को, इस एग्जाम्पल से जब आपको टू ब्लॉक सिस्टम का सवाल मिलेगा तो उसको कैसे हैंडल करोगे। ये देखिए, ये ग्राउंड है इस तरीके से, यहां पर भी ग्राउंड स्मूथ लेके चल रहे हैं अभी, और ये रहा आपका फर्स्ट ब्लॉक, ठीक, और ये रहा आपका दूसरा ब्लॉक, ठीक। सरफेस कैसा आपका, स्मूथ है अभी, ठीक। अब आपने क्या किया, नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ के खींचा, ऊपर वाला भी चल जाता है। नीचे वाले ये M1 मास का है आपका,
ये M2 मास का, आपने तो नीचे वाले पे फोर्स लगाया, ठीक, जो नीचे एक के ऊपर एक दो ब्लॉक रखे हुए, आपने नीचे वाले को पकड़ के खींचा, नीचे वाले को, ऊपर वाला भी आगे क्यों आ जाता है, ऊपर वाले को किसने चलाया, फ्रिक्शनल फोर्स ने, ठीक। सो ध्यान से चेक करिए, ये नीचे वाले को पकड़ा आपने और इस पे फोर्स लगाया आपने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपने ये फोर्स इस पे लगा के रखा है, एफ एक्सटर्नल, चलो कोई बात नहीं, ये तो लगा ही हुआ है, ठीक। ऊपर वाला जो ब्लॉक है आपका ये वाला, ठीक, इसको पकड़ के ले आओ, इसका एफ बी डी बनाओगे। अब देखो ऊपर वाले को आगे किसने चलाया, तो ऊपर वाले को आगे चलाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जिम्मेदार है, यानी कि दोनों के सरफेस, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स आया होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स ने ही कांटेक्ट, दोनों के कांटेक्ट सरफेस में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स ने ऊपर वाले को चलाया। अब जैसे ही ऊपर वाले पे आपने फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है, ठीक, नीचे वाले पे उसका रिएक्शन मिलेगा, तो नीचे वाले के सरफेस के अलॉन्ग फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन, ठीक। और दोनों ब्लॉक्स का वेट और नॉर्मल ये सब बनाना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, तो वो सब मैं नहीं बना रहा हूं, मैं बस अभी फ्रिक्शनल फोर्स की सिचुएशन दिखा रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरीके से आप बनाओगे, ठीक। अच्छा, इसी की जगह अगर ये रफ, ये सरफेस कैसा होता आपका नीचे वाला, रफ हो जाता, तब क्या होता, तब आप प्लेट को ऐसा खींचते, ठीक, तो क्या होता, तब ये प्लेट को आपने ऐसा खींचा, ये प्लेट है, ठीक, इस बार आपको ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा, ये आपको इस बार ऐसा ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा, ग्राउंड, ठीक, और चपाती तो ऊपर बना ही लीजिए, ये इस तरीके से, यहां पे देखिए, अब ध्यान से जरा चेक करिए, ठीक, ध्यान से चेक करिए, चपाती और प्लेट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा होगा, चपाती को किसने चलाया, सबसे पहले तो आप एफ एफ एक्सटर्नल लिख लीजिए, आपने प्लेट को पकड़ के खींचा एक्सटर्नल फोर्स से, तो प्लेट पे ये तो लगेगा ही लगेगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चपाती को आगे किसने चलाया होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स ने, सपोज उसको हमने बोला F1R, ठीक, तो इस प्लेट के सरफेस के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिला होगा, इसका रिएक्शन यहां आया होगा इसके सरफेस के अलोंग, ठीक, तो यहां पे मिला होगा आपको क्या, F1R, जितना ये इतना ही है। अब सुनो खास बात, इस बार नीचे वाला सरफेस रफ है, पिछली बार क्या था, वो स्मूथ था, लास्ट टाइम स्मूथ था, अब रफ है, तो अगर रफ होगा तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए। अब देखो जरा, अब आप ऐसे सोचो क्या, कि प्लेट के ये वाले, प्लेट का जो बॉटम वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कैसे डेवलप होगा, सोचो। अब आप ऐसे सोचो कि अगर ये स्मूथ होता तो प्लेट आगे ही चली जाती, तो प्लेट को कौन नहीं चलने देगा, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि प्लेट के सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, आगे नहीं लगेगा, पीछे। खुद सोचो ना, अगर स्मूथ होता, अगर स्मूथ होता तो प्लेट ऐसे चलती चली जाती, ठीक, लेकिन प्लेट को कौन रोक रहा है, तो जवाब है प्लेट को रोक रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो प्लेट के सरफेस को, बॉटम वाले सरफेस को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां पर एक डेवलप होगा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, तो ये वाले सरफेस, बॉटम वाले सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, और ग्राउंड को रिएक्शन कैसे मिलेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको आप बोल दो क्या, F2R, ठीक, ये ऐसे मिला, और ग्राउंड को इसका रिएक्शन मिलेगा कैसे, ये इस तरीके से, F2R, ठीक, तो ये प्लेट वाला कॉन्सेप्ट आप टू ब्लॉक सिस्टम में लगा सकते हो, ठीक है ना, ठीक, जैसे कि अगर यहां पर ये रफ हो जाए, मान लीजिए, इसको अगर रफ कर दोगे, इसको अगर आप रफ कर दोगे क्या हो जाएगा, बस अब ग्राउंड को भी लेके आना पड़ेगा इस बार आपको, और सोचना पड़ेगा आपको, ये नीचे वाला ब्लॉक किधर जा रहा था, आगे, तो इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक, कुछ इस तरीके से, इसको आपने बोला कुछ, और इसका रिएक्शन मिलेगा ग्राउंड पे ऐसे, इसको आपने इस बार कुछ नाम दे दिया, लेट अस से F1R, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल इन मैग्नीट्यूड F1R, ये ऐसे, ठीक,
और इसका आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। अगर प्लेट आपकी मान लीजिए बेडशीट के ऊपर रखी हुई है, ठीक, ये ग्राउंड में ऐसे मतलब इसके बेस में बेडशीट है, तो जब आप प्लेट को आगे खींचते हो ऐसे, तो ये बेडशीट भी आगे बढ़ती है ना, बेडशीट भी आगे खिसक जाती है, तो बेडशीट को आगे कौन लेके आता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स बेडशीट को आगे लेके आता है इस तरीके से, ठीक। तो ये है आपका सिस्टम। यही कॉन्सेप्ट आप कहाँ लगा सकते हो? यही कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट रखी हुई है इस तरीके से, ये कोई मैट है, ठीक, और कोई टेबल रखी हुई है, ये टेबल है, ठीक। ये मैट है और मैट के ऊपर कोई टेबल ऐसे रखी हुई है, समझ जाना ये टेबल है, ठीक। अब आपने क्या किया, मान लीजिए इस टेबल पे आपने फोर्स लगाया। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस टेबल पे फोर्स लगाया, ठीक। तो मान लीजिए कि इस टेबल पे आपने एफ एक्सटर्नल लगा के इसको खींचा, ठीक। अब देखिए ये आपकी मैट है, और यहां पर मैट किसके कांटेक्ट में? ग्राउंड के कांटेक्ट में, तो ग्राउंड स्मूथ है यहां पर, ठीक। और यहां पर ग्राउंड कैसा है आपका? रफ है, ठीक। सो यहां पर भी आपने क्या किया, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया टेबल के ऊपर, ठीक है, और ये आपकी मैट है। अब देखिए कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। सबसे पहले टेबल का बनाइए, ठीक है। वेट और नॉर्मल नहीं दिखा रहे हैं, बस आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना है। अब आप समझो जरा, देखो स्मूथ विद ग्राउंड लिखा है, स्मूथ विद ग्राउंड। तो सबसे पहले किसके किसके बीच में कांटेक्ट है? ये जो टेबल है, टेबल के जो ये फुट है, पैर है, बेस है जो ये, और इसके मैट के बीच में, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा? सोचो सोचो, पहले सोचो कि ये जो मैट अगर स्मूथ होती, मैट की बात कर रहा हूं, टेबल तो मैट के ऊपर रखी है ना, तो मैट अगर बिल्कुल स्मूथ होती, तो मैट अगर स्मूथ होती उसके ऊपर टेबल ऐसे फिसलती हुई चली जाती, टेबल को रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन मैट स्मूथ नहीं होगी। भाई प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मैट का जो सरफेस है वो खूब उबड़ खाबड़ होगा, ऐसे है ना, ऊंचा नीचा होगा। कितनी भी अच्छी मैट ले आइए वो परफेक्टली स्मूथ नहीं हो सकती, ठीक। तो कहने का मतलब है कि टेबल को कौन रोक रहा है? टेबल को कौन रोक रहा है? टेबल ऐसे ही चली जा रही तो उसको कौन रोक रहा है? एक फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मैट और टेबल के सरफेस के बीच में आ रहा होगा, ठीक। तो यहां पे देखिए इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। भाई जितने इसके कितने पैर हैं टोटल? 4 फुट है ना, तो 4 के 4 कांटेक्ट में मैट के साथ, तो चारों पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। एफ आर बस चारों पे लगेगा, जस्ट जस्ट आपको दिखाया है। और इसका रिएक्शन कहां आएगा? मैट पर। तो मैट के सरफेस पे ऐसे करके, ये मैट का सरफेस है, तो मैट के सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा, ठीक। मैट के सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और एफ एक्स एक्सटर्नल आपने किसके ऊपर लगाया था? इस टेबल के ऊपर, ठीक। बाकी वेट और नॉर्मल मैं आपको बनाना सिखा चुका हूं, तो पहले ही आपको बता चुके हैं। अब ध्यान से चेक करो, जो सेकंड वाला है यहां पर रफ है, ग्राउंड कैसा है? रफ है। और ग्राउंड अगर रफ है तो ग्राउंड का भी एफबीडी बना के दिखाना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो देखिए किस तरीके से, ये आपकी मैट है, और इस बार आपको ग्राउंड भी दिखाना पड़ेगा, ये ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक। नाउ अब देखिए जरा, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये आगे जाएगा तो मैट इसको रोकेगी, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा एफ आर ऐसे, और इस एफ आर का रिएक्शन मिलेगा मैट के सरफेस को। अब आप देखो जरा, मैट के सरफेस, मैट का सरफेस किधर मोशन करना चाहता है? आगे। सोचिएगा जरा, मैट जो है पूरी की पूरी आगे जाना चाहती है, और मैट किसके कांटेक्ट में? ग्राउंड के कांटेक्ट में। तो मैट को रोकने का काम कौन करेगा? ग्राउंड पे अगर फ्रिक्शन है तो वो, यानी कि मैट के ऊपर ग्राउंड के द्वारा लगाया गया फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऐसा। ये मैट के सरफेस पे ये ऐसे फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा जो ग्राउंड देगा। कौन देगा? ग्राउंड। सो इसको हमने बोला F1R, और इसका रिएक्शन आएगा ग्राउंड के ऊपर, ठीक। इसका रिएक्शन कहां आएगा? आपका ग्राउंड के ऊपर, यानी कि F1R। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। तो इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम आपका बनेगा रफ विद ग्राउंड के साथ। ओके, करेक्ट। नाउ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट है, हेडिंग लगाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है।
ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक मतलब रुका हुआ, है ना। ध्यान से चेक करिए, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। पहले आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको सारी चीजें लिखवा दूंगा यहाँ पर, ओके। ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इस ऑब्जेक्ट को आपने धक्का दिया, यहाँ पे ये सरफेस पे रखा है, छोड़ दो इसको, ऐसा पुश करो, चलो। ये मैंने इस पे लगाया 1 न्यूटन, ये नहीं चला। मैंने लगाया इस पे 2 न्यूटन, नहीं चला। जैसे ही मैंने 2 पॉइंट, चलो मान लो फिर से देखो, आसान एग्जांपल लो, इजी एग्जांपल। मैंने लगाया इस पे 1 न्यूटन, नहीं चला। 2 न्यूटन, नहीं चला। बट मैंने अपना फोर्स बढ़ा दिया, 3 न्यूटन, नहीं चला। मैंने लगाया 4 न्यूटन, नहीं चला। जैसे ही मैंने 5 न्यूटन लगाया तब चलने लगा। यानी कि 1 न्यूटन लगाने पे नहीं चल रहा है, 2 न्यूटन लगाने पे नहीं चल रहा है, 3 न्यूटन लगाने पे नहीं चल रहा है, 4 न्यूटन लगाने पे नहीं चल रहा है। जैसे ही मैंने क्या लगाया, 5 न्यूटन लगाया, तुरंत ये चलने लगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं 1 न्यूटन लगाता हूं तो कोई इसको अपोज करता है। अब यहां से तो कोई बंदा सामने से खड़ा नहीं है जो इसको धक्का दे रहा है, तो इसको कौन अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इन दोनों के सरफेस के बीच में आ रहा होगा। मैंने 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना बन गया, 1 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने 2 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना डेवलप हो गया, 2 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ब्लॉक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। मैंने लगाया 3 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना बन गया, 3 न्यूटन। मैंने 4 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना बन गया, 4 न्यूटन। जैसे ही मैंने 4 से थोड़ा सा ज्यादा लगाया, 4.01 भी लगा दोगे तो ये चल जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन था, जिसका नाम हमने क्या दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका नाम हमने क्या दिया, स्टैटिक। स्टैटिक क्यों, क्योंकि जब तक बॉडी रुकी हुई है तब तक वो डेवलप हो रहा है। और आपने एक चीज देखी, जैसे ही 4.01 न्यूटन लगाओगे, या आप एग्जांपल ले लो 5 न्यूटन लगाओगे, तुरंत ये चल जाती है बॉडी, ठीक। इसका मतलब ये पता चल रहा है हमें कि इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन है जो सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब समझते हो, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। मतलब मैंने 1 लगाया तो उसने भी अपने आप को बढ़ा के 1 कर लिया, मैंने 2 न्यूटन लगाया तो उसने भी अपने आप को 2 न्यूटन कर लिया। किसने, फ्रिक्शनल फोर्स ने। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मतलब जब तक बॉडी चलती नहीं है, आप बॉडी को धक्का लगा रहे हो, फोर्स बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, जब तक बॉडी चलती नहीं है तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये अपने आप को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ा बढ़ाकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है ये, ठीक। अब बढ़ा बढ़ा के ऐसा थोड़े ना कि जिंदगी भर बढ़ाता ही रहेगा, बढ़ा बढ़ा के इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक इंक्रीज करते करते इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। और उस मैक्सिमम वैल्यू पर क्या होता है, जो कोल्ड वेल्ड्स थे वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर बॉडी आगे चलने लगती है, ठीक। थोड़ा समझ लीजिएगा जरा, यहां डायग्राम की हेल्प से समझिए। यहां पे देखिए ये ग्राउंड है, ठीक। और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, मान लीजिए आपका, ठीक। और आपने क्या किया, आपने इस पे फोर्स लगाया, ये ऐसा, ठीक। आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक। अब आप फोर्स लगा रहे हो, आपने लगाया 1 न्यूटन, नहीं चला। 1 न्यूटन आपने लगाया, ये नहीं चला। आपने 2 न्यूटन लगाया, ये नहीं चला। आपने 3 न्यूटन लगाया, ये नहीं चला। आपने 4 न्यूटन लगाया, ये नहीं चला। जैसे ही आपने 4 से थोड़ा सा ज्यादा लगाया, मान लो 4.001 न्यूटन भी आपने लगा दिया, अब ये मोशन करने लगता है। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये कि इस ब्लॉक को कोई रोक रहा था। आपने एफ एक्स एक्सटर्नल, जो कि वेरिएबल है, ठीक है, जिसको आप चेंज कर रहे हो, है ना, एफ एक्सटर्नल चेंजिंग, इसको आप लगातार क्या कर रहे हो, लगातार आप इसको चेंज कर रहे हो। तो भैया आपने 1 न्यूटन किया, तो कोई ऐसा है इन दोनों सरफेस के बीच में, कोई फोर्स ऐसा है जो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। यानी कि इन दोनों के सरफेस के बीच में एक क्या लगेगा बच्चों, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसको आप नाम दोगे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए, क्योंकि अभी तक बॉडी रुकी हुई है, जब तक बॉडी, स्टैटिक मतलब रुका होना, जब तक बॉडी रुकी रहती है तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, एफएस बोलते हैं। और ये जो एफएस होता है बच्चों आपका, इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये होता है भैया सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये कैसा होता है एफएस, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, ठीक। ये अपने आप को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ा बढ़ाकर इंक्रीज कर करके एक मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाता है। उस मैक्सिमम लिमिट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही
आपने 4 न्यूटन से ज्यादा लगाया, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था वो अपने आप को 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में, याद है आपको, जो कोल्ड वेल्ड होते थे, वो कोल्ड वेल्ड है ना, जहां पार्टिकल चिपके रहते थे एक दूसरे से, तो वो कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो जाते हैं। बात समझो, आपने 1 न्यूटन लगाया, वो कोल्ड वेल्ड स्ट्रेच आउट हो जाएंगे, खिंच जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स बना देंगे। आपने 2 न्यूटन लगाया, वो कोल्ड वेल्ड फिर से 2 न्यूटन का फोर्स बना देंगे। ठीक है, वो स्ट्रेच आउट लगातार, जैसे जैसे स्ट्रेच होते जाएंगे वो फोर्स बढ़ाते जाएंगे। जैसे स्प्रिंग को आप जैसे जैसे स्ट्रेच करोगे वैसे वैसे क्या करेगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स को बढ़ाती जाती थी। ठीक उसी तरीके से यहां पर जैसे जैसे आप यहां पे फोर्स लगाओगे तो यहां पर जो कोल्ड वेल्ड हुआ करते थे, आपको कल की क्लास में याद होगा, यहां पे है ना, सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में जो कोल्ड वेल्ड था, जो बॉन्डिंग थी, वो स्ट्रेच आउट होती जाती है, स्प्रिंग की तरह खिंचती जाती है, ऐसे सोचो, और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि फोर्स को बढ़ाती जाती है, जो ब्लॉक पे लगता है ब्लॉक को नहीं चलने देता है। लेकिन एक कंडीशन तो ऐसी आएगी ना, जब आप मैक्सिमम उसकी लिमिट से बाहर फोर्स लगा दोगे, यानी कि आपने इतना तेज फोर्स लगा दिया कि वो कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो गए। और जैसे ही कोल्ड वेल्ड ब्रेक हो जाते हैं, तुरंत क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, तुरंत ये ब्लॉक चलने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक, when cold weld break, cold welds break, जैसे ही कोल्ड वेल्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये ऐसा मोशन में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा मोशन में आ जाएगा। अब ये आ गया आपका क्या, मोशन में। अब ये चलने लगेगा, और जैसे ही ये चलने लगेगा, ध्यान से सुनिए, जैसे ही ये चलने लगेगा बच्चों, क्या अब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन अब फ्रिक्शनल फोर्स, अब उसको चलाना आसान है क्योंकि सारे बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, थोड़ा समझिएगा, अब उसको चलाना आसान है। तो अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन क्या कहलाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगा, और उसको आप एफके से दिखाते हो, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा यहां पर, जब ये मोशन में आ जाएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब कौन सा मोशन लगेगा, मोशन कह रहा हूं सॉरी, अब कौन सा बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पर, इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो जवाब है अब लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। चलने के बाद क्यों फोर्स लगता है, जब ये चल जाता है तब फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है? तो आप ये समझो ना कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, जब ये चल रहा होता है तब क्या होता है, आप इसका जूम वर्जन देखिए। जब ये चलेगा तो ये जो सरफेस है, सरफेस के बीच में, दोनों के सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग होगी, मतलब सरफेस उबड़ खाबड़ है दोनों का। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा, ये राउंड है, ऐसा ब्लॉक चलेगा तो दोनों के लॉक्स फंसेंगे, इंटरलॉकिंग होगी दोनों में। यहां पे देखिए, ये ब्लॉक का सरफेस ऐसा है, ये ब्लॉक का सरफेस है, और ग्राउंड का सरफेस ऐसा है। ये जूम वर्जन है। ठीक, तो जब ये चलने लगेगा तो कोल्डवेल्ड जितने मजबूत बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, है ना, लेकिन जब ये इसमें चलेगा तो इंटरलॉकिंग होने लगेगी, मतलब ये इसमें फंसने लगेगा, ऐसे जैसे मशीन होती है ना, उसमें मतलब आपने देखा होगा मशीन के पार्ट्स होते हैं एक दूसरे में इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, है ना, वैसे ही इसके ऊपर वाले जो दांत हैं, टीथ हैं, ये नीचे वाले में फंस जाएंगे ऐसे, और फंस जाएंगे, लेकिन आप फोर्स लगा रहे हो तो फंसेंगे और लगातार छूटते भी जाएंगे, फंसेंगे लगातार छूटते भी जाएंगे। तो ये वाली इंटरलॉकिंग के कारण जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। और बॉन्डिंग जब हो जाती थी, जब आपने उसको इस तरीके से ऊपर रख दिया था, तो इसका वेट जो ग्राउंड का दबा रहा था, सभी पार्टिकल्स जब चिपक गए थे वहां पर, तो वहां कोल्ड वेल्ड हो गया था। वो बहुत मजबूत होता है कोल्ड वेल्ड, तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लगातार आप फोर्स लगा रहे हो और लगातार स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, ठीक, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया और उस क्वेश्चन में आपने फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। सुन लो ध्यान से, कौन सा, स्टैटिक वाला, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आपने दिए गए क्वेश्चन में इस स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक, और चलो यही सवाल है मान लो, और कैलकुलेशन करके स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, 4 न्यूटन। ठीक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन आया है कितना, 4 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको, और हाँ, और उस टाइम मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखा है, मान लीजिए 2 न्यूटन, मान लीजिए, ठीक, अरे भाई मान लो, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया है, 4 न्यूटन आपने कैलकुलेट किया, ठीक, और आपने कितना फोर्स लगा के रखा है, आपने लगा के रखा है कितना फोर्स, 2 न्यूटन। अब सवाल यह है
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सवाल ये है क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, आपने स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया, 4 न्यूटन आया क्वेश्चन में। कैसे कैलकुलेट किया वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप छोड़ो। आपने फोर्स लगा के रखा है 2 न्यूटन का, फिर आपका आंसर कितना आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का, 4 न्यूटन। तो आप आंसर क्या रिपोर्ट करोगे बताओ, बताइए। क्या आंसर में 4 न्यूटन लिख देंगे या कुछ और लिखेंगे, क्या सोचते हो आप बताइए। आपने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला, कितना 4 न्यूटन आया, लेकिन आपने इसके ऊपर लगा के कितना रखा हुआ है 2 न्यूटन। ठीक, तो उसने सवाल पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना डेवलप होगा, क्या आंसर दोगे बताओ। 4 न्यूटन दोगे, बताइए क्या 4 न्यूटन दोगे आंसर, सोच के बोलिए। 4 न्यूटन नहीं, गलत आंसर है, गलत। 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की आपने कैलकुलेशन करी भाई, ये मैक्सिमम आया है दोनों सरफेस के लिए। मतलब जब भी आप क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करेंगे तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो आप कैलकुलेट करते हो। फिर आप देखते हो बाहर से कितना फोर्स लगा है, तो बाहर से अगर उससे कम फोर्स लगा होता है तो आप खुद सोचो ना, आपने तो 2 न्यूटन ही लगा के रखा है ना, तो ये सरफेस तो सेल्फ एडजस्टिंग था और अपने आप को एडजस्ट करते 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 कितना ले जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को 4 तक, तो 4 तक मैक्सिमम जा सकता था वो। यानी कि ये वाली जो वैल्यू आई आपकी, ये होती है क्या आपकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है। तो आपको एग्जाम में डिसीजन लेना है कि आपने जो कैलकुलेशन करा है वो स्टैटिक, ये इसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हो आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो आप। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है, यहां तक वो अपने आप को डेवलप कर सकता था, बट तुमने तो 2 ही न्यूटन लगाया ना, तो सोचो तुमने 1 लगाया होगा, उसने अपने आप को 1 कर लिया होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तुमने 2 लगाया तो उसने वो भी तो अपने आप को 2 कर सकता है, वो 4 तक कर सकता है अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। सबसे पहली बात आंसर क्या आएगा, ब्लॉक विल नॉट मूव, है ना। ब्लॉक क्यों नहीं मूव करेगा वो आप देख रहे हो, क्योंकि आपने स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम लगा के रखा है, 2 न्यूटन ही आपने लगा के रखा है, तो वो तो अपने आप को 4 तक डेवलप कर सकता है, 4 न्यूटन तक वो आपका अपोज करेगा, 4 न्यूटन तक वो आपका अपोज करेगा। ठीक, 4 से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे 4.001 चलने लगेगा। ठीक, तो हमने लिखा ब्लॉक विल नॉट मूव, पहली बात। और दूसरी बात, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, 2 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग। ये जो निकालते हुए मैक्सिमम वैल्यू आती है भाई, फिर से सुन लो, जितना तुम लगा के रखोगे अगर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो तुमने लगाया 2 न्यूटन जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो इतना ही लगेगा। इस तरीके से आपको 2 डिसीजन लेने एग्जाम में, पहला कि बॉडी चल रही कि नहीं चल रही है ना, मूव कर रही कि नहीं मूव कर रही, तो यहां तो मूव नहीं कर रही। दूसरा आपको फ्रिक्शनल फोर्स चेक करना, अगर नहीं मूव कर रही है यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आपने कैलकुलेट किया है वो आंसर नहीं होता है। आंसर क्या होता है, जो आपने लगाया है वही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का आंसर होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसमें एक नेक्स्ट पेज पे कुछ नोट्स लिखवा देता हूं कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज और, ठीक है, इंपेंडिंग मोशन क्या होता है आप बुक में पढ़ोगे, है ना, इंपेंडिंग मोशन वो भी आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये वाली डायरेक्शन है किसकी, इंपेंडिंग मोशन की, मतलब बॉडी मोशन नहीं कर रही है लेकिन मोशन करने की इच्छा है उसकी, इट टेंड्स टू मूव, वो चाहती है, उसका इंपेंड मतलब उसकी उत्सुकता है बॉडी की कि वो इधर चल जाए, चल नहीं रही कोई बात नहीं, तो इंपेंडिंग मोशन की जो डायरेक्शन होती है, मतलब जिधर बॉडी चलना चाहती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी, आपकी इंपेंडिंग मोशन की, ये डायरेक्शन आपकी किसकी है, इंपेंडिंग मोशन, मतलब जिधर बॉडी के मोशन करने की टेंडेंसी है। ठीक, बॉडी को जब मौका लगेगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इंपेंडिंग मोशन की। तो जो डायरेक्शन होती है इंपेंडिंग मोशन की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक, और इंपेंडिंग मोशन का मतलब ये नहीं कि वो मोशन कर रहा है, इंपेंडिंग मोशन मतलब जब उसको मौका लगेगा बॉडी को तो वो इधर ही मोशन कर जाएगी, जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो वो इधर ही मोशन करेगी। तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देख लेना इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन किधर है, उसके ऑपोजिट ही आप ब्लॉक के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगाओगे। ठीक, इंपेंडिंग मोशन और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस लिखवा देता हूं इसमें। ठीक, नाउ देखिए टॉपिक आपका वही चल रहा है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब आप यदि चाहें तो नोट कर सकते हैं, दैट फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, दैट फ्रिक्शन between two that friction between two surfaces which opposes the impending motion, which opposes the impending motion। दो सरफेस के बीच में, ठीक है, दो सरफेस के बीच में वो वाला फ्रिक्शनल फोर्स या वाला फ्रिक्शन जो इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता है, यानी कि बॉडी जिस डायरेक्शन मोशन करना चाहती है उसका वो अपोज करता है, ऐसे फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद ध्यान से चेक करिए, यहां पर आप एक डायग्राम फिर से एक बार बना लीजिए यहां पर। ठीक, ये आपका ग्राउंड है और ये है आपका ब्लॉक इस तरीके से। ठीक, यहां पे लगाया आपने क्या, एफ एक्सटर्नल, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा आपका क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, एफ एस आप इसको बोल दो, ठीक है ना। और इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन कौन सी, वो भी दिखा दीजिए। ये डायरेक्शन है किसकी, इंपेंडिंग मोशन की। और ध्यान से सुनिए, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, याद रखिएगा। दिस स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज प्रोपोर्शनेट टू एन, एन क्या है यहां पर, नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम म्यू एस बोलते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू एस। ठीक, अब ये म्यू एस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। म्यू एस क्या होता है बच्चों, म्यू एस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप देखो जरा यहां से, इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी म्यू एस की, और जितना ज्यादा म्यू एस होगा दिए गए नॉर्मल के लिए, नॉर्मल मान लो फिक्स कर दिया आपने, नॉर्मल है ना, दिए गए सरफेस के, मतलब समझ रहे हो ना, ब्लॉक आपने रख दिया किसी सरफेस पे, नॉर्मल मान लीजिए फिक्स हो गया। अब सरफेस का जो नेचर है भाई, सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो सरफेस का जो नेचर है उसके ऊपर म्यू एस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये म्यू एस की वैल्यू सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है, कितना वो रफ है या कैसा है, कितना स्मूथ है। जितना स्मूथ होगा उतना म्यू एस कम होगा, जितना रफ होगा उतना म्यू एस ज्यादा होगा। अब देखो म्यू एस अगर ज्यादा है तो क्या होगा, म्यू एस जितना ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, तो आप बॉडी को चला नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो ये म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस, ओके, बट कांस्टेंट। इट डिपेंड्स on the nature of the surface, on the nature of the surface but constant। ये क्या बात लिख दी, बट कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये जो म्यू एस है ये नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन दिए गए सरफेस के लिए कांस्टेंट होगा, दिए गए सरफेस के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। मान लो दो, एक ब्लॉक है और ब्लॉक को किसी सरफेस पे रख दिया, तो उस सरफेस के लिए म्यू एस कांस्टेंट होगा। उस ब्लॉक को दूसरे सरफेस पे रखोगे ले जाके, तो म्यू एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि सरफेस का नेचर चेंज हो जाएगा तो म्यू एस भी चेंज हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक, अच्छा, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, म्यू एस जितना ज्यादा होता है, ऊपर एरो लगाया मतलब ज्यादा, म्यू एस जितना ज्यादा होता है रफनेस उतनी ज्यादा होगी सरफेस की, मैंने आपको बताया अभी, उतना ज्यादा रफ होगा। और म्यू एस का वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा वो स्मूथ होता चला जाएगा। ठीक, और ध्यान से चेक करिएगा, म्यू एस की जो वैल्यू होती है आपकी, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक, मतलब म्यू एस की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 1 एंड 0। अगर 0 है तो सरफेस कैसा है, मतलब म्यू एस है ही नहीं, चेक कर लो, म्यू एस 0 हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कैसा है, आइडियल स्मूथ सरफेस है, आइडियल जो कि पॉसिबल नहीं है, आइडियल
स्मूथ सरफेस, ठीक। और म्यू एस की वैल्यू 1 अगर हो गई, ठीक है, तो रफ होगा, वेरी रफ सरफेस, वेरी वेरी रफ सरफेस। वेरी वेरी रफ सरफेस, ठीक। तो ये चीजें हो गई हैं, ओके। और हाँ, एक चीज और, ये जो आपने निकाला है यहां, मैंने आपको अभी बताया, ये क्या है, एक तरीके से ये है आपका क्या, मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ये कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन में आपको डिसीजन लेना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। चलिए, जैसे कि मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, वही एग्जांपल है आपका जो मैंने आपको बताया था। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक है और सरफेस है, ये ब्लॉक है, इस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, मान लीजिए 10 न्यूटन का, ठीक। और इन दोनों सरफेस के बीच में म्यू एस कितना दिया आपको, लेट अस से 0.2 न्यूटन, सॉरी न्यूटन कह रहा हूँ, म्यू एस की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। क्यों, इधर देखिए, म्यू एस की कोई यूनिट नहीं होती, याद रखिएगा। म्यू एस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ एस अपॉन एन, एन जाके इधर डिवाइड करेगा, एफ एस अपॉन एन। अब आप देखो जरा, एफ एस क्या है, एक तरीके का फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी भी यूनिट न्यूटन, और नॉर्मल भी फोर्स होता है, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, तो ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, ठीक। तो फोर्स की यूनिट से फोर्स की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और म्यू एस क्या होगा, यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। सो म्यू एस इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो, फोर्स अपॉन फोर्स, एफ एस भी फोर्स है, नॉर्मल भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट से फोर्स की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ओके। हाँ चलिए, इस एग्जाम्पल को देखिए जरा, ठीक। तो इस एग्जाम्पल में एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, 10 न्यूटन, ठीक। और इसके बाद मास मान लीजिए आपको दिया, म्यू एस दिया इतना है ना, और मास दिया है ब्लॉक का कितना आपको, लेट अस से 10 किलोग्राम, ठीक। और हाँ, अब चलिए, अब बताना है कि हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। सो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपने फॉर्मूला लगाना है यहां पर, क्या, म्यू एस इंटू एन। तो आपने पहले स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला, देखो म्यू एस की वैल्यू भी दी हुई आपको, है ना, तो म्यू एस इंटू एन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, म्यू एस इज इक्वल्स, सॉरी एफ एस इज इक्वल्स टू, म्यू एस कितना है आपका 0.2 इंटू एन, एन क्या आपका नॉर्मल है, नॉर्मल आप कैसे निकालोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये इसका वेट कहां लगेगा, mg नीचे, और नॉर्मल ग्राउंड इसको देगा ऊपर, ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, ब्लॉक की, ठीक। ब्लॉक को नॉर्मल कहां मिलेगा, ऊपर। अब ध्यान से सुनो, क्या ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नहीं। क्या ब्लॉक नीचे आ रहा है, नहीं, ठीक है ना। तो ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस नॉर्मल को बैलेंस करने वाला कौन है, mg। तो इस तरीके से नॉर्मल की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। सिंस नो vertical motion, since no vertical motion along y axis, y axis के along कोई vertical motion नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो नॉर्मल है किसके इक्वल हो जाएगा, mg के, करेक्ट। नाउ यहां से नॉर्मल निकाल लीजिए, n बराबर m इंटू जी, m कितना आपका 10 किलोग्राम, इंटू जी कितना आपका 10 ले लीजिए, 10 इंटू 10 हो गया 100 न्यूटन, नॉर्मल कितना आ गया 100 न्यूटन, ले जाके यहां पे रख दो। तो एफ एस इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 100, सही है। और यहां से कितना आ जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुरंत आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि जब भी आपने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाला है तो ये आपने मैक्सिमम निकाला है, तो दोनों सरफेस के लिए कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, 20, ठीक। लेकिन आपने कितना लगा के रखा है, एक्सटर्नल फोर्स 10। अब बताओ, क्या बॉडी मूव करेगी, पहला सवाल, क्या बॉडी मूव करेगी, बताइए, क्या बॉडी मूव करेगी, यस और नो, नो नो, क्यों, क्योंकि भाई मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बन सकता है 20 न्यूटन, बट अभी तक तो आपने कितना लगाया, केवल 10। तो 10 आपने 1 लगाया, उसने 1 बना लिया अपने आपको, आपने 2 लगाया, उसने 2 बना लिया, आपने 3 लगाया, उसने 3 बना लिया, आपने 10 लगाया, उसने 10 लगा लिया, वो 20 तक बना सकता है। तो इस टाइम पहली बात तो ये हो गई कि बॉडी विल नॉट मूव, ठीक।
पहली बात तो क्या हो गई आपकी, बॉडी विल नॉट मूव, और दूसरी बात हो गई आपकी बच्चों क्या, कि फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आप बताओगे यहां पर, वो 20 न्यूटन नहीं रिपोर्ट करोगे, वो आप सोचोगे डिसीजन लेने के बाद कि वो 10 न्यूटन ही होगी, जितना आपने लगाया उतना वो अपने आप को डेवलप कर चुका होगा। ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आ जाएगा आपका, जितना आपने अप्लाई करके रखा हुआ है, 10 न्यूटन। ठीक है, आई थिंक यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब मान लीजिए यहीं पे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, बड़ा आसान सा एग्जांपल था, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहीं पर आपको एक बड़ा बहुत आसान सा एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि आपको फिर से एक ब्लॉक दिया हुआ है, ये आपको एक ब्लॉक दिया है और ये आपको एक ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक, और ऐसे करके आपने एफ एक्सटर्नल लगाया, और इस बार एफ एक्सटर्नल आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक, ऑप्शंस में एफ एक्सटर्नल। ठीक है, कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं आपके, 10 न्यूटन का है, नेक्स्ट है आपका 25 न्यूटन का, ठीक, नेक्स्ट है आपका 49 न्यूटन का, एंड नेक्स्ट है आपका क्या, 75 न्यूटन का। ठीक, तो ये फोर्सेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है ना, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको, इसका मास दिया है स्टूडेंट्स कितना, 10 kg। ठीक, और आपको यहाँ पर म्यूएस की वैल्यू दी है कितनी, 0.5। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होगी म्यूएस की, मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए अब आपको बताना है कि जब आपने 10 न्यूटन लगाया तब क्या होगा, जब आपने 25 लगाया तब क्या होगा, जब आपने 49 लगाया तब क्या होगा, जब आपने 75 लगाया तब क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपने क्या करना है, एफ एस कैलकुलेट करना है, क्या होगा, म्यू एस इंटू नॉर्मल, है ना, और नॉर्मल एम जी के इक्वल होता है इस केस में, मैंने अभी आपको दिखाया, ये हो जाएगा आपका एम इंटू जी, और ये हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल आप अलग से कैलकुलेट कर लोगे, एन बराबर एम इंटू जी से। ठीक, तो यहां से एम कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर 10, और जी हो गया आपका 10 इंटू 10 हो गया आपका 100 न्यूटन का नॉर्मल आ गया। ठीक, तो एफ एस आपने निकाला इज इक्वल्स टू म्यू एस कितना है 0.5, और नॉर्मल कितना आया आपका 100, तो यहां से आप पॉइंट हटा दोगे, इसको आप काट दोगे, आंसर आ जाएगा एफ एस कितना आपका 50 न्यूटन। मतलब समझो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है, 50 न्यूटन। ठीक, तो जब आप 10 लगाओगे नहीं चलेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 लगाओगे नहीं चलेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन। 25 लगाओगे नहीं चलेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 25 न्यूटन। 49 लगाओगे नहीं चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक डेवलप कर सकता है आप बताइए, 50 तक। ठीक, लेकिन 50 पे ना वो जस्ट चलना स्टार्ट हो जाता है, ये भी आप समझ लीजिएगा, 50 पे जस्ट चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब समझो इफ एफ एक्सटर्नल इज, जो बाहर से आपने फोर्स लगाया है, इफ एक्स एस इफ एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, है ना, तो बॉडी विल स्टार्ट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू पिक्चर। ओके, एंड बॉडी विल, अगर ऐसा है देन व्हाट, देन बॉडी विल स्टार्ट, बॉडी विल start to move, body will start to move, and kinetic friction will come into picture, and there will be kinetic फ्रिक्शन। बस यही है और क्या। तो फिर से बार बार वही बात मैंने आपको बताई, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक और यहीं पर अगर आपको नोट लगाना हो लगा लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक, उसको आप नोट कर लीजिए अलग से, क्योंकि स्कूल में पूछा जाता है कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो लिखवा देता हूं मैं आपको। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना, नोट कर लीजिए क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा गया तो ये बात आपको लिखनी है, आप चाहो तो एक एग्जांपल भी दे सकते हो। ठीक, सो एफ लिमिटिंग मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, एफ लिमिटिंग का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस मैक्स होता है, इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका म्यू एस इंटू एन हो जाएगा। ठीक, और इफ एक्स एक्सटर्नल, इफ एफ
एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग, एफ बाहर से लगाया गया फोर्स अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो गया देन बॉडी विल स्टार्ट बॉडी विल स्टार्ट motion, body will start motion, there will be kinetic friction, there will be kinetic friction। बस जो बात बताई वही मैंने आपको लिखवा दी, यही चीज आप स्कूल में लिख के आओगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और अब मैं आपको इसके कुछ सवाल करा देता हूँ। सवाल क्या, इसके कुछ सवाल क्या, एक ही सवाल है छोटा सा, वो आप देख लो। ठीक है, जैसा मैंने आपको सवाल कराया वैसा ही सवाल है ये, और उसके बाद हम चलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M is at rest on rough ground at external force of an external force of 20 Newton is applied of 20 Newton is applied horizontally on the block find the magnitude of frictional force। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, मास दिया है 30 किलोग्राम। उसके बाद म्यू दिया आपको कितना, 0.25। सही है, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्या सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका ग्राउंड है। ठीक, और इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से। ठीक, और यहां पर उन्होंने ग्राउंड का क्या नाम है आपका, ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, 20 न्यूटन। एफ एक्सटर्नल कितना लगा हुआ है आपका, 20 न्यूटन। ब्लॉक का मास कितना है आपका यहाँ पर, कैपिटल M, और कैपिटल M की वैल्यू 30 किलोग्राम है। ठीक, तो मास आप देख रहे हो 30 किलोग्राम है, सो इसका वेट लगेगा नीचे 30G। ठीक, नॉर्मल मिलेगा ऊपर। ठीक, और इम्पेंडिंग मोशन की डायरेक्शन ये, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर डेवलप होगा आपका, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, ये वाला। ठीक, तो इधर डेवलप होगा आपका क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, ये इधर एफ आर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। अब आप इसको निकालने के लिए, इसको एफ आर को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले इसकी मैक्सिमम मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, एफ लिमिटिंग। ठीक, सो सॉल्यूशन में उसने हमसे सवाल क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बता दो। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ लिमिटिंग, यानी कि एफ एस मैक्स निकालेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, फिर डिसीजन लेंगे। ये होता है आपका म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल इस केस में किसको बैलेंस कर रहा है, 30G को। तो नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, 30G, यानी कि 30 इंटू 10, 300 न्यूटन्स। ठीक, नाउ तो यहाँ पे लाके रख दीजिए बच्चों। तो म्यू एस कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पर, 0.25। तो म्यू एस दिया है 0.25, और इंटू में कितना आ रहा है आपका 300, पॉइंट हटा के 100 से 100 ये गया, और 75 आ गया। ठीक, 75 न्यूटन। ठीक, तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही बताइए आपकी, 75 न्यूटन। अब बताओ क्या डिसीजन लोगे, आपने कितना लगा के रखा है, 20 न्यूटन। तो फोर्स ब्लॉक विल नॉट मूव। पहला आंसर आया क्या, मतलब पहला डिसीजन में हमें पता चला ब्लॉक विल नॉट मूव, या इट विल बी एट रेस्ट, नॉट मूव, नंबर 1। और दूसरा आंसर बच्चों आया यहां पर क्या, अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। क्या ये आंसर लिखोगे 75, नहीं, क्या लिखेंगे 20 न्यूटन, क्योंकि ये 75 तक अपने आप को मैक्सिमम बैलेंस मतलब डेवलप कर सकता है। ठीक है, और आंसर आएगा इसका जितना आपने लगाया है, यानी कि एफ आर जो हो गया, एफ आर का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया वो 20 न्यूटन हो गया है। आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया।
ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं कहाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक, तो अब मैं थोड़ी बहुत बातें कुछ लिखवा देता हूं यहाँ पर आपको। चलिए देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, जब आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है बच्चों, वो अगर एफ लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कौन सा जिम्मेदार है, अभी मैंने आपको बताया था, जब सरफेस के बीच में दोनों की इंटरलॉकिंग होने लगती है कभी कभी, बट एक बार जब वो चलना शुरू करता है तो चलने लगता है। मतलब समझो, देखो कोल्ड वेल्ड को ब्रेक करना मुश्किल था थोड़ा, है ना, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल था, वहां पर चलाना बड़ा मुश्किल है। एक बार चलने लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, तब फ्रिक्शन तो काम करेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन होगा कोल्ड वेल्ड की वजह से नहीं होगा, वो होगा दोनों के सरफेस के बीच की इंटरलॉकिंग की वजह से। ठीक, और बॉडी अपने इनर्शिया ऑफ मोशन में ब्लॉक, तो वो चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है इनर्शिया के कारण, भी उसकी इंटरलॉकिंग लगातार ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, दोनों सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है तो वो चलता रहता है। हाँ, बट फ्रिक्शनल फोर्स काम वहां पर करता है, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जब ब्लॉक चलने लगता है। ओके, सो इफ एफ एक्सटर्नल बच्चों, एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग, the body will the body will move, the body will move, the body will move. Okay, the force between the surface, the force between the surface which opposes the relative motion, the relative motion तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं, which opposes the relative motion between surface is called, between surfaces is called kinetic friction, is called kinetic friction, is called kinetic friction। सही है ना। ओके, देख लीजिए क्या लिखा है, एफ एक्सटर्नल अगर ग्रेटर हो गया एफ लिमिटिंग से तो बॉडी मूव करने लगेगी, एंड द फोर्स बिटवीन द सरफेस विच अपोज, दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा जो दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ठीक, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से उसको हम जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, यहां पर आप एक सिचुएशन ले लीजिए, ये देखिए, ये इस तरीके से आपका ग्राउंड है ये, ठीक, और इस ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये है आपका सरफेस। ठीक, यहां पर लगाया आपने एफ एक्सटर्नल, और कंडीशन क्या आपकी, एफ एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन व्हाट, एफ लिमिटिंग। ओके, सो मोशन हो जाएगा, और फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाओगे, है ना, तो कैसे बनेगा, यहां पर ये ब्लॉक है आपका, और ये है आपका ग्राउंड, इस तरीके से। ये लगाया आपने एफ एक्सटर्नल, अब सुनो, इसका मोशन उधर है, ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन उस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके सरफेस पे। और इस फोर्स को आप क्या बोलोगे, एफ के, एफ एस नहीं बोलेंगे इसको, एफ के, एफ का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, के का मतलब काइनेटिक, और इस ये रिएक्शन है तो ग्राउंड को इसका एक्शन मिलेगा, या ये एक्शन है तो ग्राउंड पे इस पर रिएक्शन आएगा, ये इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से। बताइए कोई डाउट है, ये हो गया, ठीक, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें, डाउट क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहां पर भी वही कहानी जो आपने पीछे पढ़ा था, क्या, दिस एफ के का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू नॉर्मल, और एफ के इज इक्वल्स टू, वहां म्यूएस लिखते थे, यहां म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, करेक्ट, नोट लगा लीजिएगा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ये नहीं चेंज होता है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल था,
स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ा बढ़ाकर मैक्सिमम कर लेता था, काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है फिक्स रहती है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है। मतलब एक बार ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर चलने लगा तो दोनों के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो फिक्स रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन विल नॉट चेंज, नोट लगा लीजिएगा, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, इज कांस्टेंट, ठीक, नोट लगाइए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के is always constant, is always constant for given surfaces, for given two surfaces। और इसके बाद म्यू के क्या है आपका, म्यू के आपका क्या, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका भी नेचर किस पे डिपेंड करता होगा, सरफेस पे। सरफेस के नेचर के ऊपर ही इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि म्यू के की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब देखिए, मैंने आपको पहले भी लिखवाया है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, कोई नई चीज है नहीं। म्यू के म्यू एस हो या और म्यू के हो, बोथ आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ओके। सो बोथ आर, क्योंकि अगर आप यहां से म्यू एस निकालोगे एफ के अपॉन एन आएगा, फोर्स अपॉन फोर्स। बोथ आर व्हाट, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो डायमेंशन होगी और ना ही यूनिट होगी। m0, l0, t0, ठीक। उसके बाद अब एक खास बात देखिए जरा, जो म्यू एस की वैल्यू होती दिए गए सरफेस के लिए, कोई सरफेस है, फॉर द गिवन सरफेस, जो म्यू एस की वैल्यू होगी वो म्यू के से ग्रेटर होगी, हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। फॉर गिवन सरफेसेस, फॉर गिवन, समझ जाना, अंडरलाइन कर रहा हूं येलो कलर से। फॉर गिवन टू सरफेसेस, दो दिए गए सरफेस, दो दिए गए सरफेस का मतलब समझते हो ना, एक तो ब्लॉक होगा और एक ग्राउंड, दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस होंगे म्यू एस और म्यू के, उसमें से बड़ा कौन होगा, म्यू एस। भाई खुद सोचो ना, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू एस किसको बता रहा है, कहीं ना कहीं कोल्ड वेल्ड को, ठीक है। म्यू एस किसको बता रहा है, कोल्ड वेल्ड को। कोल्ड वेल्ड बहुत मजबूत होते हैं। और म्यू के किसको बता रहा है, इंटरलॉकिंग को, जो दोनों के बीच में जब चलने लगता है जो इंटरलॉकिंग होती है, तब इंटरलॉकिंग की कैलकुलेशन हम म्यू के की हेल्प से बताते हैं। तो दोनों में से बड़ा कौन, कोल्ड वेल्ड। कोल्ड वेल्ड ज्यादा मजबूत होते हैं भाई, उनको ब्रेक करने में हालत खराब हो जाएगी आपकी, स्टार्टिंग में चलता ही नहीं आप जब ऑब्जेक्ट को ऐसा प्रेस करते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो म्यू एस है वो म्यू के से क्या है, बड़ा है, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, ओके। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाउ अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है यहां पर आपके पास, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ये सब स्कूल में इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सावधान इसमें रहिएगा, ये छोटी छोटी बातें। देखिए एंगल ऑफ रिपोज ये क्या होता है। अब देखो जरा, जब आप करोगे एंगल ऑफ रिपोज की बात, ठीक, सो तो आप बात करोगे किसी इंक्लाइन की, मतलब समझिए आप बात करोगे किसी इंक्लाइन की, ठीक। जैसे कि ये देखिए, ये एक, अभी देखिए मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है आपका, है ना। तो हॉरिजॉन्टल पे मैंने इसको रखा, ये एक ऑब्जेक्ट। अब देखो जरा बच्चों ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ, अभी ये मेरी जो कॉपी है, जो कॉपी का सरफेस है, कॉपी का सरफेस है, हाथ मेरा क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल, ठीक। और ये इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, मतलब कॉपी और मेरे हाथ के सरफेस के बीच में एंगल कितना है, 0। अब जैसे ही धीरे धीरे मैं इसको उठाऊंगा, ध्यान से चेक करिएगा, जैसे ही धीरे धीरे बच्चों मैं इसको एक एंगल पे लेके जाऊंगा अपनी कॉपी को, आप देखोगे ये जो सेलो टेप इसके ऊपर रखा हुआ है ये गिरने की कोशिश करेगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये गिरेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देखा, मतलब ये तो पहले ही गिर गया, बहुत स्मूथ सरफेस है ना ये, ठीक। थोड़ा रफ सरफेस ले ले, है ना, ये बहुत स्मूथ है इसलिए पहले गिर गया, रुक जाओ, ये ऐसे, ठीक। नाउ चलिए
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, हाथ को ऐसे ही रहने दो, देख रहे हो नीचे एंगल बन रहा है, ये देखा, ये गिरने लगा, तो एक एंगल दिख रहा है कॉपी और हाथ के बीच में, एक एंगल दिख रहा है कॉपी हाथ के बीच में, तो जिस एंगल पे ये गिरना शुरू कर देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको आप बच्चों एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं, इसको आप एक डायग्राम की हेल्प से बच्चों समझ सकते हैं। ठीक, तो यहां पर एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, कहां, एक इंक्लाइन के ऊपर, ये इस तरीके से, और समझ जाना भाई ये 90 डिग्री बना रहा है यार यहाँ पे, है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ, ये ऐसे, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, सही है। अब ये ब्लॉक कब गिरना शुरू होगा, तो जवाब है यहां से थीटा धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, मान लो थीटा धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, तो एक थीटा ऐसा आएगा कि ये फिसलने लगेगा नीचे। क्यों सर, क्योंकि जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो आपको पता चलेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का। तो ब्लॉक का बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप इस वेज को डॉटेड लाइन से दिखाया करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक, नाउ ब्लॉक को ना थोड़ा यहां खिसका के रख दो यार, आ जाओ भाई ब्लॉक आगे आ जाओ, ये आपका ब्लॉक है इस तरीके से। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आता है, उसमें आपको कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। ये एंगल यदि थीटा है ना, और ये एंगल एक्चुअल में मैंने बढ़ाया हुआ है, क्या आप इस बात को सोच सकते हैं, हाँ मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम था, मैं इसका इंक्लाइन बढ़ाता एंगल 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते 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 मैं थीटा तक ले आया, और जैसे ही थीटा तक ले आया तो मैं क्या देखता हूं, ये ब्लॉक जस्ट फिसलने लगता है। इसी एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखिए इसका mg कहां लगता था आपका, यहां पर नीचे। ठीक, और फिर आपने क्या किया था, फिर आपने एक वर्टिकल बनाया था, यानी कि ये आपकी एक्स एक्सेस, तो ये आपकी वाई एक्सेस, तो यहां पर बच्चों आपको ये वाला जो एंगल मिला था, आपको थीटा मिला था। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया था, यहां पर ये देखिए, ये mg का ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ये होता था आपका क्या, mg cos थीटा, और इस mg cos थीटा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा mg sin थीटा। ये लिखिए, कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूं, ये ऐसे, ये वाला। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या यहां पर, ये हो गया बच्चों आपका क्या यहां पर, mg sin थीटा। ठीक, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा था, पहले ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिर रहा था, तो जवाब है इसको किसी फ्रिक्शनल फोर्स ने पीछे की डायरेक्शन में खींच के रखा था, समझो। यानी कि बच्चों इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे मिलेगा ब्लॉक पे, और इस फ्रिक्शनल फोर्स का इस फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिएक्शन आएगा वेज के ऊपर, वो आएगा ऐसे, आ जाओ भाई वेज। ठीक, तो वेज के ऊपर इसका जो रिएक्शन आएगा वो वेज के सरफेस पे ऐसे मिलेगा। अच्छा, तो मोटी मोटी बात यह है कि जो mg sin थीटा, ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहां पे एक नॉर्मल भी ऊपर आपको मिलेगा। ओके, तो ये देखिए, ये इंक्लाइन के सरफेस ने इस ब्लॉक को एक नॉर्मल भी दिया होगा। ठीक, नाउ अब ध्यान दें, ये ब्लॉक ना तो ऐसे उड़ता है ना ऐसे, यानी कि नॉर्मल ने बैलेंस किया होगा किसको, नॉर्मल ने बैलेंस किया होगा किसको बच्चों, यहां पर mg cos थीटा को, या mg cos थीटा ने बैलेंस किया है किसको, नॉर्मल को। तो ये तो बात हो गई, वर्टिकल वाले फोर्स हो गए। हाँ, फिर आप क्या करोगे, mg को कट कर दोगे, mg का कोई काम है नहीं, तो इस fr ने किसको संभाल के रखा था, mg sin थीटा को। लेकिन भाई आप ये समझो ना कि ये fr जो फ्रिक्शन फोर्स दिखा मैंने, स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई, समझो। जब आप इसको धीरे धीरे एंगल बढ़ाते ऐसे ऐसे ऐसे, तो थीटा बढ़ रहा है, चेक कर लो, और थीटा बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, क्लास 10th में टेबल में आपने पढ़ा हुआ है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, तो वेट का जो ये वाला कंपोनेंट है बच्चों, ये भी बढ़ेगा, mg sin थीटा धीरे धीरे बढ़ेगा, तो mg sin थीटा इसको नीचे खिसकाने की कोशिश करता है, अलोंग द इंक्लाइन। शब्दों को ध्यान से सुनिए, नीचे का मतलब ऐसे वाला नीचे नहीं ना, नीचे का मतलब है अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के सरफेस पे ये नीचे सरकाने की कोशिश करता है, ये ऐसे। लेकिन इसको पकड़ के पीछे से किसने रखा है, कौन इसको नहीं चलने देता है, तो जवाब है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा mg sin थीटा हो जाता होगा, ठीक, तो ये अप्लाइड फोर्स एक तरीके से, यदि आप देखो mg sin थीटा इस ब्लॉक के ऊपर इधर है ना, तो ये इसको चलाता है। तो जैसे ही mg sin थीटा की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाती, तुरंत ये ब्लॉक खिसकने लगता है, और उस टाइम जो एंगल होता है यहां पर, उस टाइम जो एंगल होता है यहां पर, ये वाला एंगल, ये एंगल कहलाता है आपका क्या, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और इसकी एक कैलकुलेशन भी होगी छोटी सी, तो वो मैं आपको भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लें। क्या है, द एंगल ऑफ इंक्लाइन, द एंगल ऑफ इंक्लाइन, ये वाले एंगल की बात कर रहे हूं, द एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच
ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, ब्लॉक जस्ट, JUST, जस्ट स्टार्ट, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोला करते हैं। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया था n बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। ठीक है, कैलकुलेशंस देखिए थोड़ा सा, n बराबर हो जाएगा क्या, mg cos थीटा के, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, व्हेन द ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव, जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा तो उस टाइम क्या होगा, ये mg sin थीटा की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, व्हेन द ब्लॉक will start to move, तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक वाला जो होगा, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा दोनों सरफेस के बीच में, Fs मैक्स के इक्वल। सही है, और यहां से हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू Fs मैक्स का वैल्यू बच्चों आपने क्या पढ़ा हुआ है बताइए, म्यू एस इंटू एन, Fs अभी पढ़ के आए हो, म्यू एस इंटू एन। सही है, अब यहां से हो जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों म्यू एस, और नॉर्मल कितना होता है बच्चों तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 से, mg, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से mg cos थीटा, तो नॉर्मल की जगह क्या रखोगे आप, mg cos थीटा। अब ध्यान दे, mg से mg यहां पर आपके पास कट गया, cos थीटा मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो बनेगा आपके पास यहां पर क्या क्या बनेगा आपके पास यहां पर, ध्यान से चेक करिए, ये बनेगा आपके पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू एस। अब बताओ साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, ये देखिए tan थीटा बराबर क्या आ गया, म्यू एस। अब आपने देखा, यानी कि बच्चों क्या यहां पर देखिए बड़ी मजेदार चीज हो गई है ना, क्या कि दो सरफेस के बीच में अगर आपको म्यू एस की कैलकुलेशन करनी हो, दो सरफेस के बीच में अगर आपको म्यू एस की कैलकुलेशन करनी हो तो दोनों सरफेस को, मतलब ब्लॉक वाले सरफेस और वेज वाले सरफेस के बीच में यहां पर म्यू एस कितना होगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो लैब में आप क्या करोगे, इसको उठाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, जिस एंगल पे फिसलने लगेगा उस एंगल को नाप लोगे, यहां पर मेजर कर लोगे। ठीक है, एक्चुअल में लैब में ऐसे करके एक मशीन होती है आपके पास, ठीक, और उस मशीन के ऊपर डिफरेंट टाइप के सरफेस आप लगा देते होगे। सरफेस समझ रहे हो ना भाई, सरफेस में मार्बल लगा सकते हो तुम, कुछ लगा सकते हो तुम, कुछ लगा सकते हो। ठीक, तो वहां से आपने क्या किया, थीटा को कैलकुलेट कर लिया, tan थीटा निकाल के आप म्यू एस निकाल लेंगे दिए गए सरफेस के लिए, क्या दिक्कत, जिस थीटा पे वो फिसलने लगेगा, है ना, उसको यहां पर रख के म्यू एस निकाल लोगे। अच्छा, दूसरे शब्दों में बोले कि अगर हमें सवाल दिया गया है, मान लीजिए थीटा निकालने के लिए, थीटा का मतलब एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए सवाल दिया गया है और म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan उधर जाएगा तो इनवर्स लेगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, ये लीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करने का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, अब हम बात करते हैं किसकी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ओके, करेक्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। ओके, नाउ अब ध्यान दें जरा, देखिए बच्चों ध्यान से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये देखिए मान लीजिए आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे ये आपने इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगा के रखा हुआ है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, एफ फोर्स, नेट फोर्स लगा के आपने इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक, देखिए जरा दो तीन सिचुएशन देखिए। ठीक, देखिए आपको पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों पीछे बनेगा वो कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, देखो नॉर्मल तो फिक्स हो गया आपका, नॉर्मल फिक्स हो गया, सब जगह नॉर्मल फिक्स कर दो आप, ब्लॉक के और इस सरफेस के लिए नॉर्मल तो फिक्स हो गया, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। आपने यहां फोर्स लगाया, ठीक ठीक, आपने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे बढ़ेगा, कौन सा वाला, स्टैटिक वाला, है ना। तो
फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, समझो जरा, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, अभी फ्रिक्शनल फोर्स मान लीजिए इतना हो गया, एरो की लेंथ जब ज्यादा करूंगा समझ जाना फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या है, एफ एस है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिएगा, इस टाइम ये जो नॉर्मल है आपका और एफ एस है, इसका रिजल्टेंट होगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट ये इधर आया, ठीक, ये है इसका रिजल्टेंट इस तरीके से। तो इस टाइम आपका रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, लेट अस से थीटा 1। अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब क्या किया आपने, अब क्या किया आपने, आपने जो नेट फोर्स था उसको थोड़ा और बढ़ाया, या अप्लाइड फोर्स, नेट की जगह आप एक्सटर्नल कर दो तो ज्यादा अच्छा है, आपने एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा और बढ़ाया, ठीक। आपने ये एक्सटर्नल फोर्स पहले थोड़ा सा था, आपने इसको और बढ़ाया, जब आपने इसको और बढ़ाया, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स और बढ़ाओगे तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की वेक्टर वाला लेंथ है इसको आप थोड़ा बड़ा दिखाओगे ऐसे, और ऐसा करते ही ये वाला थीटा 1 एंगल ये चेंज हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या है, एफ एस है, ठीक। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये एंगल चेंज होके हो गया सपोज थीटा 2 नॉर्मल का, और एफ एस का रिजल्टेंट ये आ रहा है, देख रहे हो आप, थीटा आपका चेंज हो गया। ऐसे करते करते अभी ब्लॉक चला नहीं है, जैसे ही ब्लॉक जस्ट चलने वाला होता है, कब चलेगा, जब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिटिंग फोर्स के इक्वल। तो जैसे ही चलने वाला होता है उस टाइम जो एंगल होता है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, किसका रिजल्टेंट, नॉर्मल और एफ एस का रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ठीक, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब समझो। अब आपने क्या किया, आपने इस फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाकर और ज्यादा कर दिया, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये अपनी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगी, है ना, करेक्ट। अब एफ एस मैक्स के आसपास होगा, और ये चलने वाला होगा, जस्ट चलने वाला होगा, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, ये रिजल्टेंट आएगा इसका आर। अब यहां पे देखिए जो एंगल होगा, ये जो एंगल इस टाइम बना होगा, एंगल बार बार चेंज हो रहा है आपने देखा, अब जो एंगल बना होगा जैसे ही ब्लॉक जस्ट चलने वाला होगा, उस टाइम नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में, रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल और एफएस का, उस टाइम जो एंगल बना होगा, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। सो मैं एरो लगा के लिख देता हूं आपके लिए, ये एरो आपको क्या दिखा रहा है, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड एफएस, करेक्ट। सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन, this is the angle between normal and net force या नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट फोर्स नहीं, नेट कांटेक्ट फोर्स, जब जैसे ही मैंने बोल दिया नेट कांटेक्ट फोर्स, समझ जाओगे। कांटेक्ट फोर्स दो तरीके के होते हैं आपके, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स होते हैं, दोनों ही सरफेस के कांटेक्ट की वजह से बनते हैं, ठीक। तो जब मैंने बोला कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स का मतलब समझ गए, इसका और इसका, ये भी कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल, और फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल और इन दोनों के नेट कांटेक्ट फोर्स के रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, ओके। तो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ये क्या बात हो गई, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग का मतलब, एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग का मतलब कि जैसे ही जस्ट वो चलने वाला है, जैसे ही वो स्लिप करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, उस टाइम एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ओके, is known as angle of friction, is known as angle of friction, is known as angle of friction, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब इसकी कैलकुलेशन, तो इसकी कैलकुलेशन यहीं साइड में कहीं कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन देखिए, ओके। व्हेन इट विल मूव, व्हेन इट विल मूव, जब ब्लॉक मूव करेगा तब क्या होगा, ये जो एफ एस मैक्स होगा,
एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी म्यू एस इंटू एन। ठीक, अब आप क्या करोगे, ध्यान से चेक करिए, यहां से आप एक काम कर सकते हैं, टेन थीटा निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो आप टेन थीटा निकालोगे तो आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन सा ट्राइंगल में, इधर देखिए ये वाले ट्राइंगल में, अगर आप टेन थीटा निकालोगे यहां से, सो टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है, अब थोड़ा ध्यान दोगे क्या, ध्यान से, ये वाले थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, तो ये देखिए थीटा के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि ये वाला, और ये वाला साइड किसको बता रहा है, थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ये वेक्टर एफ एस है, तो इसको आप पैरेलली शिफ्ट करके ले जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा एफ एस मैक्स। ये वाली लेंथ किसको दिखाएगी, एफ एस मैक्स के मैग्नीट्यूड को, तो थीटा के ऑपोजिट है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस किसको दिखाएगा नॉर्मल को, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया नॉर्मल। ठीक, सो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका एफ एस मैक्स, और बेस क्या हो गया नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। ठीक, यहां से हो जाएगा एफ एस मैक्स की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एफ एस मैक्स की जगह क्या रखोगे म्यू एस इंटू एन, तो एफ एस मैक्स की जगह रखा क्या आपने म्यू एस इंटू एन अपॉन में नॉर्मल। ठीक, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपके पास क्या tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। ठीक, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास यहाँ पर म्यू एस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास म्यू एस आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इस तरीके से करेक्ट। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, इस बार जो थीटा आपने निकाला है, ठीक, ये थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इसको आप कर लीजिए। ओके, नाउ तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, यहां पर बच्चों थीटा का याद रखिएगा क्या पढ़ा है गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ रिपोज नहीं है। ठीक है ना, ओके, दोनों में अंतर होता है, दोनों एंगल में, एक इंक्लाइन पे निकाल रहे हो आप और एक यहां पर हॉरिजॉन्टल पे निकाल रहे हो। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चंस देखिए, इफ अ बॉडी ऑफ mass m is moving on a rough horizontal surface, on a rough horizontal surface of coefficient of kinetic friction mu, the net electromagnetic force, the net, अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां कुछ सीखने को मिलेगा आपको, the net electromagnetic force, the net electromagnetic force exerted by the surface, exerted by the surface on the body, on the body is A is mg root over 1 plus mu square, B is mu mg, C is mg, and D is mg रूट ओवर 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक, क्या कह रहा है, फॉर बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है म्यू है। ठीक, देन द नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब ये नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको दिख रहे हैं उसका रिजल्टेंट निकाल लो। फिर से ध्यान से सुनो, जितने जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिख रहे हो उसका रिजल्टेंट निकाल लो। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अब आप एक नया नोट लगाइए साइड में बच्चों, नेचर ऑफ फोर्सेस। ठीक, नेचर ऑफ फोर्सेस, ठीक, नेचर ऑफ फोर्सेस, नेचर ऑफ
फोर्सेस, टोटल 5 तरीके के फोर्स होते हैं। फिफ्थ वाले को अभी नाम नहीं दिया गया, उसके बारे में सोचा जा रहा है। बाकी जो 4 आपको पढ़ने वो आप देख लो, आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं इसको चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगते हैं? जब दो बॉडी के पास मास होता है। दो बॉडी के पास जब मास होगा, जैसे इसके पास मास है, इसके पास, तो ये एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होंगी। जैसे मेरी बॉडी में मास है और अर्थ के पास मास है, तो मेरी बॉडी अर्थ को और अर्थ मेरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मासेस के कारण जो अट्रैक्शन होता है उसको आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स या फोर्सेस। नंबर 3 है बच्चों आपका, क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहां होंगे? यहां पर, ठीक है। विच बाइंड द न्यूक्लियस, मतलब समझो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन भी होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते होंगे? रिपल्शन। भाई प्रोटॉन और प्रोटॉन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उनको भी पकड़ के कोई फोर्स रखता होगा ना। ये प्रोटॉन दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियस में रहते हैं, यानी कि उनको जरूर कोई ऐसा फोर्स है जो पकड़ के रखता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो यदि आपको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिखना हो तो आप लिख लीजिए विच बाइंड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में आप लिख सकते हो विच बाइंड्स द न्यूक्लियस, विच बाइंड्स द न्यूक्लियस। ठीक, उसके बाद नंबर 4 है आपका क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अभी चल के आप पढ़ोगे एटम के बारे में, अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये आप यदि नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। विच बाइंड द न्यूक्लियस, या आप बोल सकते हो बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, फोर्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, तो ये इतने तरीके के फोर्सेस हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनो, इसमें अगर आप ऑर्डर देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है आपका, तो जवाब है सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपका नंबर 3, फिर उससे बड़ा है नंबर 2, फिर उससे बड़ा है आपका क्या? नंबर 4, और सबसे बड़ा है क्या आपका? नंबर 1, सॉरी सबसे छोटा है नंबर 1। या तो ये ऑर्डर आपको मिलेगा या तो कहीं कहीं ये ऑर्डर मिलेगा, नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 3 इज ग्रेटर देन नंबर 4 इज ग्रेटर देन 1। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है ना, ये ऑर्डर डिपेंड करता है किस पे? कंडीशन पे। तो जैसे जैसे कंडीशन कहीं आती जाएगी आपको बताया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। ये दोनों ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक, तो बहरहाल अब हम क्वेश्चन में लौट के आते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए, अगर मासेस के कारण फोर्स है तो ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, जो कि प्रोटॉन्स को बांध के रखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स है ना, ये उनके बीच में लगते होंगे। अब सुनो, बाकी जितने भी फोर्सेस बच गए सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में। सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे तुम्हारे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में। ठीक है, इनके अलावा अगर कुछ दिख जाए तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कहां आ जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने सवाल में आपसे क्या बोला बताइए, है ना? सवाल में इसने क्या बोला आपसे? आपसे कह रहा है कि अगर एक बॉडी है मास m की और मूव कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू है, तो नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो ध्यान से सुनिए, ये आपका सरफेस है, ये इस तरीके से आपका सरफेस है, ये ऐसे, ठीक, और इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसको एक नॉर्मल मिलेगा n, ठीक, और ध्यान से सुनिएगा, इसका एक वेट लगेगा नीचे, ठीक, और ध्यान से सुनिए, इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन उसने बोल दिया, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? ये ऐसे, मान लीजिए मोशन करना चाहता है इधर, करना क्या चाहता है? मान लो इधर मोशन हो रहा है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, ये आपका क्या है? एफ एस है, एफ एस नहीं एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये आपका क्या है? एफ के।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, क्वेश्चन उसने कहा आपको क्या, नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अब सुनो, क्या बॉडी का वेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आएगा? नहीं भाई, ये तो क्या है, वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है वो होता है उसका वेट। तो mg हो गया बॉडी का क्या, वेट हो गया। तो वेट जाएगा कौन सी कैटेगरी में, ग्रेविटेशनल फोर्स में। भाई मास के कारण है ना, ठीक, मास मास को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ का मास आप इस ब्लॉक के मास को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जाएगा कहां, ये जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की कैटेगरी में। तो इसकी बात नहीं करी उसने, तो इसको कट कर दो आप, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पूछे हुए हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान से चेक करो, अब आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी नहीं कोई यहाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कोई ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर, तो बचे आपके पास ओनली दो फोर्स, कौन कौन से, नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा और ये भी, फिर से ध्यान से सुन लो, ये दोनों मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ये दोनों ही फोर्स नॉर्मल और एफ के दोनों किसकी कैटेगरी में आएंगे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कैटेगरी में आएंगे। बस इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। अब आप क्या इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे बताओ, हाँ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का रूल लगा के, ये लीजिए, ये ऐसे, और इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, दोनों कांटेक्ट फोर्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं, तो ये रिजल्टेंट, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा, ठीक, नेट रिजल्टेंट ऑफ ईएम, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि एफ के का स्क्वायर और प्लस एन का स्क्वायर, सही है। अब यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर एफ के का स्क्वायर और प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अब ध्यान दें जरा, यहां से देखिए, नॉर्मल ने किसको बैलेंस किया हुआ है, एमजी को, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, एमजी है, ध्यान से सुन लो, नॉर्मल की वैल्यू एमजी है, नॉर्मल की न्यूमेरिकल वैल्यू एमजी के इक्वल है, नॉर्मल नहीं एमजी को बैलेंस किया है, ये मत समझना कि मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिया ना, नॉर्मल न्यूमेरिकली एमजी के इक्वल है, नंबर वन। और नंबर टू, जो किनेटिक फ्रिक्शन है आपका एफ के इज इक्वल्स टू क्या होता था ये, म्यू के इंटू एन, ठीक, म्यू के इंटू एन, सही है। तो यहां से आ जाएगा एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के, और एन की वैल्यू क्या है, एमजी के इक्वल है, ये लीजिए उठा के यहां रख दो ले जाके, तो यहां से आ जाएगा क्या, आर इज इक्वल्स टू, है ना, एफ के का स्क्वायर, यानी कि म्यू के इंटू एमजी का स्क्वायर, ठीक। तो म्यू के की जगह म्यू दिया हुआ उसने, कैनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है, म्यू के नहीं लिखा है, म्यू लिखा है उसने, ठीक। तो यहां पर हम यूज करेंगे एफ के इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी, ओके नाउ। तो एफ के की जगह आपने क्या रखा, म्यू इंटू एम जी, तो एफ के का स्क्वायर करोगे जब, तो इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर, ठीक। तो म्यू का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, प्लस नॉर्मल किसके इक्वल है, नॉर्मल एम जी के इक्वल है, तो नॉर्मल का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर, यहां ब्रैकेट लगा लेंगे, तो यहां से आएगा आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो यहां पर फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, म्यू स्क्वायर और प्लस यहां क्या बचेगा, वन बचेगा। अब ध्यान दीजिए जरा, आर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट एम और जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जी, और रूट ओवर अंदर क्या बचा, वन प्लस म्यू स्क्वायर या म्यू स्क्वायर प्लस वन, जो लिखना हो आप लिख दो। क्या ये ऑप्शन कहीं पे दिखाई पड़ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, एम जी और रूट के अंदर, एम जी और इंटू में रूट के अंदर वन प्लस म्यू स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब अगला सवाल, अ ब्लॉक ऑफ वेट, यहीं पे क्वेश्चन लिख देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, अ ब्लॉक ऑफ weight 5 Newton is pushed against a vertical wall by a force of 12 Newton.
by a force of 12 Newton. The coefficient of friction, the coefficient of friction between the wall and the block is 0.6. The magnitude of the force exerted by the wall on the block. अब देखिए बच्चों, ये एक अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ वेट, अच्छा ऑप्शंस भी देके रखे हुए हैं ना, तो ऑप्शन है आपके पास क्या, 12 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7.2 न्यूटन। ये देखिए ऑप्शंस, ऑप्शन ए 12 न्यूटन, ठीक। ऑप्शन बी है आपके पास यहां पर 5 न्यूटन, ठीक। और ऑप्शन सी है आपके पास यहां पर 7.2 न्यूटन, ओके। एंड ऑप्शन डी है यहां पर आपके पास, कितना, 13 न्यूटन। सही है। अब देखो जरा, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गए, बहुत तरह के आंसर इसमें आएंगे। देखिए कह रहा ब्लॉक ऑफ वेट 5 न्यूटन, मतलब ब्लॉक का वेट ही दे दिया आपको, डायरेक्ट मास नहीं दिया इस बार, m इंटू जी करने की जरूरत नहीं है, सीधे वेट नीचे लगाओगे कितना, 5 न्यूटन, ठीक। तो एक ब्लॉक का वेट लगाया सीधे आपने नीचे, कितना, 5 न्यूटन। लगाते चलिए जो कह रहा है, ठीक। तो आपने क्या किया, अच्छा एक दीवार आपको बनानी पड़ेगी यहां पर, ठीक। ये दीवार है, क्योंकि दीवार के अगेंस्ट इस ब्लॉक को दबाकर रखा हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। और ये है आपका ब्लॉक इस तरीके से, ये ब्लॉक को ऐसे पुश करके इसने रखा हुआ है, ठीक। कैसे, एक बाहर से इसने ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, ठीक। ये ऐसे बाहर से फोर्स लगाया हुआ है, ओके। ये बाहर से ऐसे करके फोर्स लगाया हुआ है, ठीक। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले ब्लॉक का वेट कितना है, 5 न्यूटन, पुश अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल मतलब ऐसे दीवार खड़ी है और इस पे ऐसे ब्लॉक को दबा के रखा है, ये दीवार है और ये ऐसे ब्लॉक को दबा के ऐसे रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था अगर सरफेस रफ होगा, रफ कह रहे हैं, अगर ये स्मूथ वॉल होगी, मैंने आपको बताया था इसका वेट कहां लगेगा, mg, वो नीचे खिसका के ले जाएगा, इसको रोक के कौन रखता है, ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक। तो ये चीज है, ध्यान से सुनिए। तो कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया उसने, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। खास बात ध्यान से सुनिए, उसने आपसे सवाल किया है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक, ठीक। वॉल ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, सुनो, वॉल ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगाया, उसका रिजल्टेंट आपको बताना है। वॉल ने ब्लॉक के ऊपर 2 तरीके के फोर्स लगाए, यही आपको बस यहां पे पूछा जा रहा है भाई। वॉल के साथ ब्लॉक कांटेक्ट में, ध्यान से सुनो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए इस क्वेश्चन का। ये वॉल है आपकी और वॉल के साथ ये ब्लॉक है आपका, ठीक है। ये ब्लॉक कांटेक्ट में, और कांटेक्ट फोर्स आपने कितने तरीके के पढ़े हैं अपने सिलेबस में, बताइए। वॉल ने 2 तरीके के फोर्स लगाए, दोनों का आपको रिजल्टेंट बताना है। ध्यान सुनो, यहां पर बच्चों कांटेक्ट फोर्स आपके 2 तरीके के होंगे, कौन कौन से, एक तो दीवार ब्लॉक को नॉर्मल देगी, ठीक। कांटेक्ट फोर्सेस आपके दोनों निकाल के उनका रिजल्टेंट देना है, नॉर्मल का भी, मतलब दीवार इस ब्लॉक को नॉर्मल देगी, एज वेल एज दीवार के कांटेक्ट में आने के कारण ही ये ब्लॉक एक फ्रिक्शनल फोर्स भी तो महसूस करेगा, Fr, यस और नो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर, ठीक है। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये सरफेस रफ हो, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, क्या आपको याद है, आ जाओ बेटा इधर, ये देखो जरा, अगर ये स्मूथ सरफेस होता, मान लीजिए मैंने आपको याद कराया था, अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता, बॉडी का वेट कहां लगता, नीचे, mg, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, इस ब्लॉक को नॉर्मल ऐसे मिलता, दीवार को नॉर्मल ऐसे मिलता, और ये वाला जो नॉर्मल है ये इस एफ को बैलेंस कर लेता, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एफ कर लेता। और एक इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ओनली ब्लॉक को देखिए, तो अगर आप ओनली ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक पे रिजल्टेंट कहां लग रहा है, नीचे mg, तो ये नीचे गिर जाता अगर स्मूथ सरफेस होता। सरफेस का रफ होना बहुत जरूरी है, तभी ब्लॉक रुका रहेगा।
ठीक, तो हमारी अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि ये स्मूथ है, वॉल आपकी स्मूथ नहीं है, नहीं तो गिर जाएगा नीचे। ठीक, वॉल आपकी कैसी है, वॉल आपकी कैसी है, यहां पर वॉल आपकी कैसी यहां पर रफ है, वॉल आपकी कैसी यहां पर रफ है। और जैसे ही रफ है तुरंत अगर आप एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये देखिए ये ब्लॉक है आपका, ब्लॉक को पकड़ के इधर ले आओ और दीवार को भी ले आओ, ये वॉल है आपकी। ठीक, अब देखिए क्या सिलसिला यहां चल रहा है। सबसे पहले इस ब्लॉक का वेट, वेट कहां लगता है, नीचे, और क्वेश्चन में वेट डायरेक्टली दिया है, वेट भी एक तरीके का फोर्स है, तो वेट का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन। ये लीजिए, मास ना देके सीधे वेट दे दिया है 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन कहां लगा, वेट नीचे, 5 न्यूटन, NEW का मतलब समझ जाना न्यूटन। ठीक, अब सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, अब दोनों के बीच में कांटेक्ट है। ठीक, अच्छा सबसे पहले नॉर्मल बना लो, F एक्सटर्नल कितना लगा, यहां से F बराबर कितना लगा, कितने से आपने इसको दबाया हुआ है, जाके देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुश्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन से आपने इसको दबाया हुआ है। ठीक, तो F बराबर कितना है, 12 न्यूटन। अब इसने दीवार को दबाया, दीवार को नॉर्मल ऐसे मिलेगा और दीवार इसको पलट के नॉर्मल ऐसे देगा, तो ये नॉर्मल ऐसे हुआ। ठीक, उसके बाद ये नीचे खिसक ना जाए इसलिए इनके दोनों के बीच में कांटेक्ट था, तो ब्लॉक को फ्रिक्शन कैसे मिलेगा, ये ऐसे, क्यों, क्योंकि ब्लॉक मोशन कहां करना चाहता है, नीचे, नीचे सरकना चाहता है, नीचे गिरना चाहता है, तो फ्रिक्शन ऐसे मिलेगा। ठीक, तो फ्रिक्शन हो गया ये इस डायरेक्शन में, और वॉल को फ्रिक्शन कैसे मिलेगा, ऐसे FR। ठीक, तो वॉल से आपका मतलब है नहीं, आपको इस ब्लॉक से मतलब है। अब इस ब्लॉक को ध्यान से देखिए, तो ये ब्लॉक क्योंकि रेस्ट में, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, और यदि ब्लॉक रेस्ट में, तो ध्यान से चेक कर लीजिए क्या होगा, एन बैलेंस करेगा 12 न्यूटन को, भाई खुद चेक करो ना, ये एक्स एक्सेस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं, नॉर्मल लग रहा है ऐसे ब्लॉक पे और 12 न्यूटन ऐसे, तो नॉर्मल ने किसको बैलेंस किया, 12 न्यूटन को, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर, 12 न्यूटन। ठीक, उसके बाद अब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, यानी कि ये जो बॉडी का वेट है 5 न्यूटन, ये जो बॉडी का वेट है यही फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जा रहा होगा। ठीक, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया आपका, बताइए फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल हो गया आपका, 5 न्यूटन के इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में आपको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स ऑप्शंस में देके रखा होगा क्या, यदि आप ध्यान से चेक करें तो आपको ऑप्शन में 5 न्यूटन देके रखा कंफ्यूज करने के लिए, यहां पे देखिए 5 न्यूटन भी देके रखा है, 12 न्यूटन भी देके रखा है, क्योंकि कोई बच्चा तो केवल ये सोचेगा क्या कि ये नीचे नहीं सरक जाए, इसलिए दीवार ने इसको फ्रिक्शनल फोर्स दिया कितने, 5 न्यूटन, तो आप इस पे टिक लगा दो गलती से। कोई बच्चा केवल इतना सोचेगा कि दीवार ने इसको नॉर्मल फोर्स दिया है ओनली N, तो कोई बच्चा 12 पे टिक लगा देगा, दोनों आंसर गलत है। दीवार ने जो फोर्स दिया है वो दो तरीके के फोर्स हैं, नॉर्मल भी है और फ्रिक्शनल फोर्स भी है, कांटेक्ट के कारण दो फोर्स आ रहे हैं, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। ठीक, तो FR का और नॉर्मल का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, FR ऐसा है ये इस तरीके से, और नॉर्मल ऐसा है, ये FR है कितना है 12 न्यूटन, और नॉर्मल आपका इस तरीके से आ रहा है कितना है, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, और नॉर्मल कितना आ रहा है आपका 12 न्यूटन, सही है, नॉर्मल कितना है आपका यहां पर 12 न्यूटन। अब इनके बीच में एंगल 90, तो क्या रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे इनका, दोनों दीवार के द्वारा दिए गए कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू रूट ओवर FR का स्क्वायर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, प्लस N का स्क्वायर, तो यहां से R इज इक्वल्स टू रूट ओवर FR कितना आपका 5 का स्क्वायर, और N कितना आपका 12 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा कितना 144, 113 आ जाएगा, 13 न्यूटन, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना है आपका 13 न्यूटन है। ठीक, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ इसको आप कर लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है, करेक्ट, ये आपका पेज नंबर 2 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोलता है अ ब्लॉक ऑफ मास रूट 3 किलोग्राम, अ ब्लॉक ऑफ मास रूट 3 kg, kg का मतलब किलोग्राम है ना, रेस्टिंग ऑन a horizontal surface, a horizontal surface
A force is applied on the block. A force is applied on the block as shown in the figure, as shown in the figure, if the coefficient of friction, if the coefficient of friction between them is, या between them be 1 by 2 root 3, 1 by 2 root 3. Okay, what can be the maximum? What can be the maximum value of f? Value of f, so that value of f, so that f का मतलब force, so that block does not start moving, so that block does not start मूविंग. बात समझिए, ध्यान से चेक करिए. देखिए ये आपका एक फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से, ठीक, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है सरफेस के ऊपर, और इस बार क्या किया उसने, ब्लॉक को 60 डिग्री के एंगल पे दबाया. ब्लॉक का मास कितना है, √3 किलोग्राम, ठीक, और इसको उसने प्रेस किया, जैसे टेबल है ऐसे तिरछा जब आप प्रेस करते हो किसी एंगल पे, ठीक, तो इसने फोर्स लगाया ये इस तरीके से, ये ऐसे फोर्स लगाया, कितने एंगल पे फोर्स लगाया, 60 डिग्री पे, ठीक, कितने एंगल पे फोर्स लगाया आपका, 60 डिग्री पे, करेक्ट. नाउ ऑप्शन ए 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ठीक, ऑप्शन सी है आपका 12 न्यूटन, और ऑप्शन डी है आपका 15 न्यूटन. सही है, ओके. देखिए ध्यान से, अब देखिए ऐसे जब आपने फोर्स लगा के रखा हुआ है, उसने कहा क्वेश्चन में कि अ ब्लॉक ऑफ मास √3 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अब फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर. ऐसे ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना के ऐसे करके फोर्स लगाया गया है. कह रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज दिस, म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, और उसने आपको बोला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्टार्ट. ठीक, तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू एफ की लगाएं कि ये रेस्ट पे रहे, ब्लॉक रेस्ट पे रहे. अब ब्लॉक को रेस्ट पे रहने के लिए ध्यान से चेक करो, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा. इधर देखो, ये ब्लॉक को पकड़ के बाहर ले आए, ठीक. अब ध्यान से चेक करो, ये जो आपका है डॉटेड लाइन, ये वाली, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए ऐसे डॉट डॉट से, और फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर दो. क्या आप फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो? यस सर. तो अगर आप फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा वेक्टर आगे, फोर्स वेक्टर. ठीक, ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री. सही है. अब ये वाला फोर्स यहां ना बना के हम कहां बनाएंगे, आगे, है ना. ये यहां पर इसको पैरेलली शिफ्ट, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, समझ जाना यार, सीधा है ना, सीधा है. तो हमने क्या किया है, हमने फोर्स को पैरेलली शिफ्ट कर लिया है. ये अब इस फोर्स को हम यहां दिखाएंगे, तो फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इधर हॉरिजॉन्टल में F cos 60, ठीक, और इस फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड F sin 60. ठीक, अब फोर्स का काम खत्म, इसको कट कर दो क्योंकि इसके दो कंपोनेंट आपने बना लिए हैं. अब ध्यान से चेक करिए, क्या बॉडी का वेट कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ. तो यहीं पर आप येलो कलर से बॉडी का वेट दिखा दीजिए. तो बॉडी का वेट कितना आएगा बताइए, नीचे की तरफ. मास कितना है, √3, और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो √3g वेट आ गया नीचे. अब सुनो, अब ये जो F cos 60 ये ब्लॉक को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, और ध्यान से सुनो, F sin 60 और √3g ये जो वेट है और F sin 60 ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे, नॉर्मल को. जो नॉर्मल इस ब्लॉक को ग्राउंड से मिलेगा, यानी कि नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3g और F sin 60 आ जाएगी नॉर्मल की वैल्यू. ठीक है ना. तो नॉर्मल बैलेंस करेगा किसको, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा है किसको,
√3g ये वेट हो गया, और प्लस फोर्स F का वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है कौन? नॉर्मल। अब बचा कौन सा? F cos 60 की वजह से ब्लॉक इधर चला जाता है, लेकिन ये जो मोशन इधर करना चाहता है, इंपेंडिंग मोशन की डायरेक्शन ये, तो ये महसूस करेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरीके से, ठीक, ये आ जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? F cos 60, क्योंकि उसने बोला ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट। तो ब्लॉक एट रेस्ट, फॉर ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए बताइए भाई? एन ने बैलेंस किया इन दोनों को, ऊपर नीचे जाएगा नहीं है, तो अगर चलेगा तो इधर ही चलेगा। किसकी वजह से चलना चाहता था? F cos 60, लेकिन रोक के कौन रख रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि F cos 60 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा? दिस F cos 60 मस्ट बी इक्वल टू, है ना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्टैटिक वाला ही होगा ऑब्वियसली, तो इसका नाम मैंने रख दिया क्या? F, क्योंकि चलेगा नहीं ब्लॉक को मोशन नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। FS मैक्स, सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा ये। नाउ अब यहां से F, है ना, cos 60 इज इक्वल्स टू, अब Fs की वैल्यू क्या होती है? μs इंटू एन, सो μs इंटू में नॉर्मल n, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, F cos 60 इज इक्वल्स टू μs आपको दिया हुआ है कितना? 1/√3, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 1/√3, तो यहां हम रखेंगे 1/√3, नहीं 1/2√3, या अभी बाद में रखेंगे, छोड़ो आप, ठीक। आप यहां पर पहले वैल्यूज लगाइए, μs और इंटू में n नॉर्मल कितना है ये देखिए, ये पूरा वैल्यू यहां रखोगे लाके, तो μs इंटू क्या हो जाएगा? √3g और प्लस F sin 60। अब यहां से आप चेक कर लो, इस इक्वेशन से आप F की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। तो चलिए इस इक्वेशन से हम F की वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, क्या थी इक्वेशन आपके पास? F cos 60 इज इक्वल्स टू, तो F cos 60 इज इक्वल्स टू क्या आपके पास यहां पर? μs √3g, μs इन द ब्रैकेट √3g और प्लस F sin 60, चलिए वैल्यू रखते जाइए। F आपका ऐसे ही रहेगा, cos 60 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू μs कितना दिया है? 1/2√3, ठीक। √3 इंटू जी 10 ले लो तो 10√3, जी का वैल्यू 10 इंटू √3 10√3 और प्लस F और sin 60 कितना होता है? √3/2। एक बार चेक कर लेते हैं, μs का वैल्यू सही लिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μs 1/2√3 बिल्कुल सही है। नाउ अब इसको सॉल्व करिए और F की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा F/2 एक तरीके से। और खास बात देखो, ये वाला 2 ये वाला 2, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट से बाहर है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, F इंटू 1 F बराबर, इधर कितना बचेगा? 1/√3 को अंदर भेजोगे तो 1/√3 इंटू 10√3 और प्लस ये 1/√3 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो F तो ऐसे ही रहेगा, F इंटू 1/√3 इंटू क्या हो जाएगा? √3/2, ये लीजिए, ठीक। √3 से √3 चला गया, √3 से √3 चला गया, और F इज इक्वल्स टू यहां बचा आपके पास क्या? 10 और प्लस F/2, सही है। अब ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, यहां से F/2 को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, ठीक। F/2 को पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा यहां से? F माइनस F/2 कितना होता है? F/2 भाई चेक कर लो ना, F माइनस F/2 इज इक्वल्स टू 10, 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा उधर, तो फोर्स आ जाएगा कितना? 20 न्यूटन, ठीक। तो ये फोर्स आपने निकाला, है ना, Fs को मैक्सिमम मानते हुए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को मैक्सिमम मानते हुए आपने जो फोर्स की कैलकुलेशन करी है, इतना फोर्स आप लगा सकते हो, ठीक। तो 20 न्यूटन का फोर्स मैक्सिमम अगर इस ब्लॉक पे लगाओगे तो ये स्लिप नहीं करे, क्योंकि निकाला कैसे गया ये? F cos 60 को मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल रख के निकाला गया है, इसलिए आप F की वैल्यू कितनी लगा सकते हैं? मैक्सिमम 20 न्यूटन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है और ये है पेज नंबर 2 आपका।